एक सैलरी पर्सन की साल 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने जाना है ये डिक्लेरेशन के टैब पे। यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, और यहाँ से आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है। यहाँ पे आपने ईयर लिखना है 2024, इसको आपने सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू का बटन दबाना है। यहाँ पे सैलरी वाले सेक्शन में आपने पूरे साल की जो ग्रोस सैलरी होगी वो यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह से कोई इनकम आ रही है विद सैलरी, यानी सैलरी भी आ रही है और साथ में प्रॉपर्टी वगैरह से भी कोई इनकम आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी के हेड में यहाँ पे सारी एंटर होंगी। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और जॉब के साथ में अगर आपने बिजनेस भी रन किया हुआ है, तो बिजनेस की रेलिवेंट जितनी एंट्रीज होंगी वो होंगी आपके इस बिजनेस के सेक्शन में। और इसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी या बिजनेस के अलावा भी किसी सोर्स से आपकी इनकम आ रही है, मिसाल के तौर पर कोई बहबूद सर्टिफिकेट से आ रही है आपकी, या आपके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसके लिए एंट्री यहाँ करेंगे। या कोई ऐसी अमाउंट्स है जो यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई लेकिन आपको इनकम की सूरत में आ रहा है, तो आप इस अदर रिसिप्ट के सामने उसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद अगर आपकी एग्रीकल्चर से भी इनकम होगी तो आपने ये एग्रीकल्चर के टैब पे जाना है और यहाँ से एग्रीकल्चर को चूज़ करना है। यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर की इनकम लिखनी है और नीचे लिखना है आपने उस प्रोविंस का जो आप एग्रीकल्चर पे टैक्स पे करते हैं वो वाला। इसके बाद आप जो पूरे साल में टैक्सेस पे करते हैं उसकी डिटेल देंगे। उसके लिए आप चलेंगे यहाँ पे टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स में और नीचे ये एडजस्टेबल टैक्सेस में। और फाइनली जब आप ये सारी एंट्री अपनी कर लेंगे, देन आपने फाइल करनी होती है अपने वेल्थ स्टेटमेंट, जिसमें आपने फाइल करने हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल लाइबिलिटीज़, और फाइनली आपने इस टैक्स रिटर्न को रिकनसाइल करना होता है, यानी आपकी इनकम, एसेट्स और एक्सपेंसेस को बैलेंस करना होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप एक सैलरी पर्सन है, चाहे सरकारी है, नीम सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, तो आप अपने 2024 के टैक्स रिटर्न को इस वीडियो में बताए गए तरीके के मुताबिक बड़ी आसानी से फाइल कर सकेंगे। मगर ये ज़रूरी है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप अपने पूरे साल की ग्रोस सैलरी जमा कर लें, साथ में अपने पूरे साल के एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, अगर कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है तो उसको भी साथ में जमा करके रख लें, उसका हिसाब करके रख लें, ताकि फाइलिंग के टाइम पे आपको परेशानी ज़्यादा ना हो। इसके अलावा अगर आप अपने पूरे साल के विदहोल्डिंग टैक्सेस की डिटेल भी निकाल लें तो इससे भी मज़ीद आसानी हो जाएगी। ख़ास तौर पर आपके बैंक की ट्रांजैक्शंस, आपके मोबाइल और इंटरनेट के विदहोल्डिंग टैक्सेस, या अगर आपने कोई साल में प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ की है तो उसके डॉक्यूमेंट जो एविडेंस होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उसका टैक्स डिडक्शन वगैरह मेंशन होती है। जब आप ये सब कुछ प्रिपेयर कर लें, देन अगर आप पहली दफ़ा रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पहले आपने अपना एनटीएन बनाना होता है, जिसे हम एफबीआई के साथ रजिस्टर होना भी कहते हैं। एनटीएन बनाने का पूरा तरीका आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर पिछले सालों में भी आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है तो आप जस्ट इस वीडियो को फॉलो करें, आपके रिटर्न का कंप्लीट मेथड आपको मिल जाएगा। ये सैलरी टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे 5 छोटे स्टेप्स में, ताकि आपको आसानी से ये सब याद रहे। स्टेप 1, डिक्लेयरिंग योर सैलरी इनकम। तो इनकम डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमने जाना होता है या डिक्लेरेशन के टैब पे, यहाँ से ये रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, और हम लेंगे यहाँ से नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म। यहाँ पे एक और फॉर्म भी उन्होंने दिया होता है, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे बंदे जिनकी 50% से ज़्यादा इनकम जो है वो सिर्फ सैलरी से आती है, तो उनके लिए स्पेसिफिक ये है। लेकिन मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लें, क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा पावर होती है सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो हम करेंगे इसको ओपन, यहाँ पे लिखेंगे टैक्स ईयर 2024, सेलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने ये पूरा फॉर्म 24 का ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आते साथ सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने ये इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबा देना है, ताकि पिछले साल की जितनी वैल्यू होंगी, इससे पिछले साल में आपने जो रिटर्न फाइल की होगी उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे फैच होके आ जाएंगे, यहाँ पे भी आपके टैक्सेस की हद तक भी और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में भी। अब हमने क्या करना है, हमारे लिए आसानी ये हो जाएगी कि इस साल भी हमने अपनी जो पिछले साल की वैल्यूज़ को हमने चेंज करना होता है, और साथ में कुछ अगर एडिशन भी हो यानी न्यू एंट्रीज़ भी होंगी अगर आपकी, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँ कौन से सेक्शन पे क्या चीज़ें आएंगी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहली हम इनकम डिक्लेयर करते हैं। जो पिछले साल ये थी, इस साल वो इनकम बन गई है 10,22,984। हमने इसका किया कैलकुलेट, और आपकी इनकम में अगर कोई मेडिकल अलाउंस इंक्लूड है तो वो पूरे साल का मेडिकल अलाउंस जितना बनता होगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना, वो आपकी इनकम में से कम हो जाएगा, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद नीचे आपको ये ऐड मिलता है एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट का, यानी अगर आप पल्ले से कोई अपना एक्सपेंस करते हो और बाद में डिपार्टमेंट आपको पे करता है किसी 2-3 महीने बाद या साल के एंड पे, तो वो जितनी अमाउंट होगी वो यहाँ पे आएगी। और अगर आपको कोई प्रॉफिट मिलता है, आपको कोई बोनसेस वगैरह मिलते हैं, वैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो कम होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या नीम सरकारी में होते हैं, तो साल में अगर आपको कोई बोनस मिलता है ईद पे या किसी भी मंथ में, तो वो उसकी अमाउंट जो होगी वो यहाँ पे आएगी, वो आपकी टोटल में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी टोटल सैलरी में वो इंक्लूड है तो पहले आपने उसको एक्सक्लूड करके यहाँ पे लिखना है, ताकि वो सेपरेटली पता चले भी ये जो 20,000 40,000 की अमाउंट थी ये इसमें बोनस की सूरत में ऐड किया गया था,
और वो सेग्रीगेशन हो जाएगी, जिससे आसानी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 25,000। यहाँ पे हम करेंगे इसको कैलकुलेट, तो ये अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये देखिए ये टोटल में ऐड हो गई है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। तो ये हो गई यहाँ पे सैलरी की एंट्री सारी। अब अगर सैलरी के अलावा आपको प्रॉपर्टी से भी कोई रेंट आता है तो आपने प्रॉपर्टी पे जाना है। यहाँ पे आके आपका जो पूरा साल का रेंट होगा, यानी मिसाल के तौर पर आपको 1 लाख रेंट रिसीव होता है, उसको अब यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के जैसे ही आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो 1/5 होता है वो यहाँ पे निकल जाएगा उसकी, यानी उसकी मरम्मत की सूरत में, मेंटेनेंस की सूरत में। ये यहाँ पे खुद ही FBR अलाउड करता है, यानी हर साल 1/5 जो आपको होगा वो आपकी वहाँ पे मेंटेनेंस की सूरत में वो कम हो जाता है। तो वो इसलिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो देखें 20,000 निकाल देगा और सिर्फ 80,000 रुपये आपका एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये इनकम भी अगर आपकी 4 लाख से ऊपर हो जाएगी तो उसके ऊपर भी एक टैक्स बनना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपने इसको बड़ा देखभाल करके एंटर करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी की एंट्री कर देंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी से रेंट वगैरह आता है आपको। इसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाला बंदा तो बिजनेस नहीं कर सकता जॉब के साथ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और प्रॉपर्टी आपकी जॉब और उसके अलावा आपका कोई पर्सनल बिजनेस भी है, तो बिज़नेस की एंट्री करेंगे आप इस सेक्शन में। इस बिज़नेस के ऊपर मैंने ये पूरी वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिज़नेस के टैक्स रिटर्न समझने के लिए ये वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि अभी वाली वीडियो में मैं सिर्फ सैलरी के बारे में बता रहा हूँ। लिहाजा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लेके बिज़नेस वाला सेक्शन ज़रूर समझ लीजिएगा अगर आपने बिज़नेस भी डिक्लेयर करना है। अब आगे चलते हैं, तो इसके बाद हम चलेंगे अदर सोर्सेज में, और यहाँ पे देखें तो ये पहले ऐड है यहाँ पे बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ये ख़ास तौर पर टीचर्स वगैरह के लिए होता है, क्योंकि अपनी सैलरी में से एक ख़ास हिस्सा वो जमा करवाते रहते हैं और साल के एंड पे या एम्प्लॉयमेंट के एंड पे उनको टोटल अमाउंट मिलती है उनकी, या पेंशन के साथ मिलती है। तो वो यहाँ पे उसकी एंट्री बनेगी जितनी भी आपको मिलेगी। अगर आपके डिपार्टमेंट में या आपकी जॉब इस तरह नेचर की है जहाँ पे ये इस तरह के अकाउंट डिडक्शन होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम करेंगे यहाँ पे ये लिख के कैलकुलेट कर देंगे। फिर अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट्स भी हैं जिससे आपको सालाना मुनाफा आता है, और अगर वो मुनाफा 5 मिलियन से ज़्यादा होगा तो फिर उसकी एंट्री आप करेंगे ज़्यादा। लेकिन अगर वो 5 मिलियन से कम होगा तब उसकी एंट्री के लिए आपने जाना होता है ये टैक्स चार्जेबल, नीचे आपने जाना है फाइनल फिक्स्ड में, और यहाँ पे ऊपर आकर हमें सर्च करना है 7B। और ये जो दूसरे हेड है यहाँ पे अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपको सेम उस हेड में ले जाएगा, और आपका बैंक अकाउंट आपको एक साल में जितना दे रहा होगा प्रॉफिट यहाँ पे, जो 5 मिलियन से कम होगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पर हमने ये सेविंग अकाउंट लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया। ऊपर आपने अपना अकाउंट नंबर लिख के यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं 1 लाख रुपया ये आया था आपका सेविंग, और उसके ऊपर आपकी जितनी टैक्स डिडक्शन हुई थी मिसाल के तौर पर वो अगर 15% के हिसाब से थी तो ये कट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इसकी एंट्री करनी है। चलिए वापस चलते हैं अदर सोर्सेज में ही, और यहाँ पे देखें इसके अलावा अगर बाकी यानी प्रॉपर्टी, बिजनेस, सैलरी के अलावा कोई ऐसी अमाउंट्स हैं या कोई कैश इन हैंड आप रिसीव कर रहे हैं तो उसकी आप अदर रिसिप्ट में लिख देंगे। या अगर आपने किसी बंदे से लोन लिया हुआ है या कोई गिफ्ट मिला आपको इन कैश की सूरत में, तो वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो इस साइड के सामने। ये वाली इनकम डिक्लेयर करने के बाद अब आपने चलना होता है एग्रीकल्चर पे, यानी अगर आपकी एग्रीकल्चर से भी कोई इनकम है, एग्रीकल्चर पे आने के बाद आपने साल में जितना भी आपके एग्रीकल्चर से आपकी इनकम आई होगी आपने उसको यहाँ डिक्लेयर कर देना और इसको कैलकुलेट कर देना। अब यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि इस अमाउंट को हमने यहाँ पे एग्जाम्प्ट करना होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता है छोटी अमाउंट के ऊपर। और ये उस सूरत में नहीं होता जब आप पंजाब गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का, KPK का या बलोचिस्तान गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर डिडक्शन टैक्स होता है, जो एग्रीकल्चर पे एक खास अमाउंट उन्होंने टैक्स रखी हुई है, वो जो अगर आप पे कर देंगे तब आपने वो टैक्स वाली अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। वो ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम माइनर सी होती है। अगर वो पे करेंगे तब आपने यहाँ पे इसको एग्जाम्प्टेड में डाल देना, तो ये इसमें एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी इनकम डिक्लेयर हो जाएगी लेकिन उसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपके पास जितनी भी इनकम होती है, मल्टीपल इनकम मैंने यहाँ पे आपको डिक्लेयर करने का बता दिया है। चलिए अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है डिक्लेरेशन ऑफ टैक्सेस एंड टैक्स रिडक्शन। उसके लिए हमने जाना है सबसे पहले ये टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स में, यहाँ पे आके हमने टैक्स एडजस्टेबल टैक्सेस में जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये पिछले साल की वैल्यू आ रही है, हमने इसको इस वाली साल से कन्वर्ट करना है। और ये आपको कैसे मिलेगी, ये अगर आप अपने पूरे साल की ग्रोस सैलरी को कैलकुलेट करें तो हर पे स्लिप के नीचे हर महीने की जो होती है वो डिडक्शन लिखी होती है। अगर आपके पास मल्टीपल नहीं है तो अपने अकाउंट ऑफिस से जाके आप सालाना है जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो ले सकते हैं। वो कुछ आपको इस तरह का नज़र आएगा, ये देखें मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसके नीचे वो टोटल डिडक्शन लिखी होगी। उस डिडक्शन को लेके आपने टोटल यहाँ पे लिख देना है, और आपकी सैलरी के ऊपर जितनी डिडक्शन हुई होगी वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बन रही थी 225, हमने ये डिक्लेयर की, इसको कैलकुलेट किया
अब यहीं पे एडजस्टेबल टैक्सेस के नीचे मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस और होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रा पे है, यानी बैंक से जो आप कैश विड्रा पूरे साल में करते हैं उसके लिए आपने अपने बैंक से एक टैक्स स्टेटमेंट लेनी है पूरे साल की। उसमें आपका टोटल कैश विड्रा जितना होगा वो लिखा होगा और साथ में टैक्स लिखा होगा। मैं आपको एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपने बैंक अकाउंट नंबर लिखना है अपना, नीचे आपने बैंक का नाम लिखना है और लिखना है आपकी जो बैंक सेविंग करंट अकाउंट जो भी होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे पूरे साल के लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख कैश विड्रा किया जिसके ऊपर आपको 2500 ये टैक्स डिडक्शन होगी। ये वाली वैल्यू आपको टैक्स स्टेटमेंट से मिल जाएगी एग्जैक्ट वो क्या होती है, लिहाजा हर एक की डिफरेंट होगी। आपने अपने टैक्स स्टेटमेंट के ऊपर इसको देख लेना है। फिर इसके बाद अगर आपने कोई गाड़ी की सेल परचेज़ की है तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर जितना टैक्स होगा वो इस साइड में आएगा और अगर ट्रांसफ़र किया तो वो इस पे आएगा, यानी टोटल प्राइस आ जाएगी गाड़ी की और उस पर वो ट्रांसफ़र करने पर जितना टैक्स आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नीचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐड होता है सैलरी पर्सनस के लिए और वो होता है आपके डोमेस्टिक बिल के ऊपर जो डिडक्शन होती है इनकम टैक्स की, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे प्लस वाला आइकन दबा के ऊपर अपना रेफरेंस नंबर, नीचे आप लिखेंगे लेस्को, मैपको, गैपको जो भी कंपनी होगी उसका नाम लिखेंगे और फिर उसका टैक्स यहाँ पे टोटल अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट और उसके टैक्स डिडक्शन यहाँ पे। फिर यहाँ पे टेलीफोन, सेल फ़ोन, इंटरनेट बिल ये सभी है, यानी सेल फ़ोन मिसाल के तौर पर आप जो अपनी सिम यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी आपका 15% टैक्स डिडक्शन होता है बीइंग ए पायलट। तो यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे अपना नंबर, नीचे आप लिखेंगे ये जायज़ है या यूफोन है जो भी होगी उसको लिख के यहाँ पर आप लिखेंगे मिसाल के तौर पर 2000 आपने टोटल एक साल में लोड किया था अपना, जिसके ऊपर आपको 300 रुपये टैक्स डिडक्शन हो गई है और आपने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। सिमिलरली अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं PTCL वगैरह का तो उसके लिए ये है इंटरनेट बिल अंडर सेक्शन 2361D। वो आपको मैंने PTCL पे वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देख के आप अपना PTCL का पूरा विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करके उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। फिर फाइनली अगर आपने इस साल में कोई प्रॉपर्टी पे सेल परचेज़ की हुई है तो उसकी सेल परचेज़ की जो एंट्री है वो भी आप यहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 236C इस पे यानी आपकी सेल है तो आप ये करेंगे। और अगर आपने कोई परचेजिंग की हुई है तो ये देखें नीचे ये हेड है सेल परचेज ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी 236K, इसके अगेंस्ट यानी यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी और उसके ऊपर आपकी जितनी डिडक्शन हुई होगी वो नेक्स्ट हेड में आ जाएगी। ये आपको उसी वो जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा, रजिस्ट्री कह लें या जो आपका इंतकाल वाला होता है सारा, या जो चलान वगैरह आप करेंगे अपने प्रॉपर्टी के लिए तो उसके ऊपर लिखा होगा, बाकायदा आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेड होता है टैक्स डिडक्शन का, यानी जो टीचर रिसर्चर्स वगैरह उनके लिए 25% जो होता है टैक्स का वो उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपने चलना होता है ये टैक्स एडजस्टेबल टैक्सेस के ऊपर ये जो अमाउंट होगी इसका आपने 25% निकाल लेना। मिसाल के तौर पर ये है 10 2 5, इसका हम निकालेंगे 0 - 10 225, तो ये आ जाएगा आपका टैक्स रिडक्शन इसकी जो इस पर रिडक्ट होनी है हमने। इसके हम डाल के यहाँ पे फुल टाइम रिसर्चर और इसके सामने ला के ये देख टैक्स रिडक्शन फुल टाइम टीचर रिसर्चर्स के सामने यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और ये आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी में से कम हो जाएगा। ये है इस तरीका यहाँ पर रिडक्शन बताने का। और इसी के साथ आपके जो टैक्सेस वगैरह हैं उसके बारे में मैंने आपको सारा गाइड कर दिया है। इस तरह से आपने सारे अपने टैक्सेस एक्सप्लेन करने होते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे एक्सप्लेनिंग ऑफ योर एक्सपेंस डिटेल, और एक्सपेंस डिटेल के लिए हम चलेंगे यहाँ पे नीचे वेल्थ स्टेटमेंट पे, यहाँ पे जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस पे, और ये वो हेड है जो पूरे साल में आप यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका घर रेंट पे या रेंट पे करते हैं तो टोटल रेंट आएगा आपका। फिर उसके बाद आपके व्हीकल मेंटेनेंस आ जाएगी, फिर ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, गैस, ये सभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इस पर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इनकी वैल्यूज़ को साल भर जमा करके रखा हुआ है प्रॉपर्ली, देन आप यहाँ पे सेपरेट हेड में उसको एक्सप्लेन करें। मिसाल के ऊपर जैसे वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बताया था, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो आप वहाँ पे टैक्स क्लेम करेंगे तो वो टोटल टैक्स आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के सामने यहाँ पे लिख दें। और अगर आपके पास पूरे साल का हिसाब नहीं है, बस आपको एक लमसम अमाउंट याद है, तो ये जो नीचे अदर पर्सनल एक्सपेंसेस या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसमें आप बता सकते हैं पूरे साल में आपने कितना एक्सपेंस किया है। इसको आप यहाँ पे जैसे मैंने 5 लाख लिखा, यहाँ पे लिखने के बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऊपर भी। चलिए आज चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है डिक्लेयरिंग योर एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी के लिए आपने ये सेकंड हेड में जाना है जो कि है पर्सनल एसेट्स / लायबिलिटी। और यहाँ पे आके देखें तो जो अब आपने प्रीवियस रिटर्न वाला बटन दबाया तो उससे ये पिछली वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने इस साल के साथ इनको रिप्लेस करना है या अपडेट करना है। सबसे ऊपर देख लें, अगर आपके कोई एग्रीकल्चर से प्रॉपर्टी है तो आप एग्रीकल्चर पे जाएंगे, यहाँ पे प्रेस आइकन करेंगे, ऊपर उसका एड्रेस लिखेंगे, जैसे नीचे आप बता देंगे वो कितने एकड़ है, कितने मरला है, वो सब कुछ यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आपने सबमिट करना है और यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर 50 लाख इसको लिख देता हूँ। फिर नीचे अगर आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो ये रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के सामने आपने प्लस वाला आइकन दबाना है। यहाँ पे आपने लिखना है वो एड्रेस कहाँ पे उसका,
वो हाउस है, प्लॉट है, ओपन प्लॉट या जैसे भी दुकान है, जो भी होगी वो आप यहाँ पे लिख के सबमिट करेंगे। यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख देंगे, जैसे मैंने ये 25 लाख यहाँ पे लिख दिया। ऊपर से हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये साथ साथ कैलकुलेट होता जाएगा। फिर अगर आप प्राइवेट बंदे थे और आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपने जो एक कैपिटल इन्वेस्ट किया था फर्स्ट टाइम पे, वो बिज़नेस कैपिटल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे आपका बैंक अकाउंट मेंशन करना होता है यहाँ पे आपने, जिसमें पूरा साल अपनी सैलरी रिसीव करते हैं, या वो जो अकाउंट जो अगर आप अपने बिज़नेस के लिए भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। एक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि सैलरी जिसमें रिसीव करते हैं उसका अकाउंट तो आपने लाजमी देना है यहाँ पे। उसके लिए आपने प्लस वाला आइकन दबाना है, ऊपर आपने बैंक अकाउंट लिख देना जो भी होगा आपका, नीचे आपने लिख देना ये कौन सा बैंक है, उसका करंट या सेविंग अकाउंट कौन सा है। यहाँ पे आप उसका 30 जून 2024 का जो बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आपने कर देना है कैलकुलेट। कोई बाइक है, कोई कार है, कोई भी चीज़ है अगर आपने रखी हुई है तो उसकी डिटेल आएगी। मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस में सिंपल उसका मेक, मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर, और नीचे वो बाइक है होंडा CD70 जो भी होगा, ऊपर आपने उसका नंबर लिख देना है। मिसाल के तौर पे ABC 1 2 3 जो भी नंबर है, सबमिट किया। नीचे अब हमने यहाँ पे उसकी प्राइस लिख देनी है कि वो कितने की है, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे इस तरह से। इसको कैलकुलेट किया। अब ये हाउस होल्ड इफेक्ट पिछले साल के हैं, अगर आपके ये इंक्रीज़ हुए हैं तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। अगर पर्सनल आइटम है पिछले साल जो डिक्लेयर की थी, इस साल वो हैं आपके पास, या उसमें भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कुछ भी हो आप लिख सकते हैं। डिक्रीज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये कैश हैंड जो आपका इस साल 30 जून 2024 के क्लोजिंग पे आपके पास जितना कैश इन हैंड था वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देना है। इस तरह से आप अपने पर्सनल एसेट्स या जितने भी आपके एसेट्स होंगे साल में, उसको यहाँ पे आपने डिक्लेयर करना होता है। और फिर यहाँ पे बारी आ जाती है कैपिटल एसेट्स को डिक्लेयर करने की, क्योंकि 7E का जो आजकल सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, उसके बगैर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करने देते। तो एग्रीकल्चर पे, कमर्शियल पे, रेजिडेंशियल पे जितनी प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे उनकी सेम एंट्री आपने टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स में जाना है, नीचे कैपिटल एसेट में जाना है। जैसे जैसे आपने एक सेम यहाँ पे एंटर की थी वैसे आपने कैपिटल एसेट में यहाँ पे भी उनको एंटर कर देना है, और उनकी यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। चलिए वापस चलते हैं हम यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में, और अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर आपका इन सब के अलावा कोई मजीद एसेट है, आपने किसी के नाम पे लिया हुआ है एसेट वगैरह, तो उसको आप किस तरह डिक्लेयर करेंगे। अगर इसके अलावा कोई आपका एसेट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनी अदर एसेट में, प्लस आइकन दबा के यहाँ पर उस एसेट की डिटेल लिखेंगे, उसकी प्राइस लिख देंगे। फिर अगर आपने किसी के नाम पे, बहन, भाई, वालदा, अगर आपने वालिद के नाम पे, बीवी के नाम पे कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी, कोई कार, कोई बाइक, कुछ भी चीज़ ली होगी तो उसको आप यहाँ पे सेक्ट में डिफाइन करेंगे, एसेट्स इन अदर्स नेम। फाइनली नीचे से आपने अपनी लाइबिलिटीज़ बतानी होती हैं, यानी अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है किसी बंदे से, और एक साल में मिसाल के तो आपने 1 लाख का लोन लिया, तो आप उसको किस तरह से डिक्लेयर करोगे। उसके लिए आप आओगे सेक्शन पे, प्लस वाला आइकन दबाओगे, यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख दोगे, जो भी नेम होगा, साथ में CNIC नंबर लिख दोगे। नीचे आप लिख दोगे भी मैंने इससे लिया हुआ है लोन, ठीक है, लोन लिया हुआ है कितना, 1 लाख का मिसाल के तौर पर आपने लोन लिया है इससे। इसको करेंगे सबमिट, और इस साल यानी जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के दौरान जितना आपने पे कर दिया है, मिसाल के तौर पर 50,000 पे कर दिया है, तो 50,000 आप यहाँ पे लिख देंगे और 50,000 आपका बाकी रह जाएगा। तो इस तरह से अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी को डिक्लेयर किया जाता है। चलिए लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि रिकंसिलिएशन और नेट एसेट। अब चलना है हमने रिकंसिलिएशन नेट एसेट पे, ये जो तीसरा हेड है इस पे चलेंगे। तो यहाँ पे आके सबसे पहले आपने ये नॉर्मल टैक्स वाली अमाउंट लेके आनी है, ये लेके आएंगे आप। यहाँ से जाएंगे वापस टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स, नीचे कंप्यूटेशन, और यहाँ पे जो टैक्स चार्जेबल के सामने ये जो अमाउंट लिखी हुई है टैक्सेबल इनकम, ये देखें टैक्सेबल इनकम ये जो आ रहा है, इसके सामने हम इसे करेंगे कॉपी। वापस चलेंगे वेल्थ स्टेटमेंट में, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल टैक्स है इसके सामने हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। अब अगर आपने, जैसे हमने एग्रीकल्चर पे भी हमने 2 लाख रुपया डिक्लेयर किया था, और अगर आपकी भी एग्रीकल्चर से इनकम होगी तो वो जो एग्जेम्प्टेड होगी वो इस एग्जेम्प्टेड हेड के सामने आएगी। यहाँ पे जैसे 2 लाख रुपये हमने यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दिया, इसको हम करेंगे कैलकुलेट, ये कैलकुलेट हो जाएगी इस तरह से। आप नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अमाउंट आ रही है 60,55,739 रुपये, ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, इसको रिकनसाइल करना है। ये यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सारी रफ एंट्रीज आपको करके बताई हैं सिर्फ समझाने के लिए। जब आप अपने एक प्रॉपर एक्सेल शीट बना लेंगे या आप अपने प्रॉपर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट मिनिमम होगी, बहुत थोड़ी सी अमाउंट बाकी बची होगी। अगर ये प्लस में होगी तो इसका मतलब है हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट डिक्लेयर कर दी है, जो कि ठीक नहीं है, उसको कम करना पड़ेगा। और अगर ये माइनस में होगी तो इसका मतलब है अभी हमने एसेट्स वगैरह अपने कम शो किए हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। इन एनी केस आपने प्लस या माइनस करके इसको एडजस्ट कर लेना है, एक्सपेंसेस में प्लस करके या एसेट्स में प्लस या माइनस करके।
और जब यहाँ पे ये टोटली रिकनसाइल होकर 0 शो हो जाएगा तब आपकी रिटर्न ये सेव होगी। हाँ, जाने से पहले एक भी बात याद रखिएगा, यानी अगर आप टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में जाएँ और चलें यहाँ पे नीचे कंप्यूटेशन पे, या कंप्यूटेशन पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जितना हमने एडजस्टेबल टैक्सेस यहाँ पे डिक्लेयर किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं, और उसके बावजूद हमारे पास 12,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, जो कि एडमिट इनकम टैक्स बना है। ये क्यों बना है? ये इसलिए बना है क्योंकि हमने मल्टीपल इनकम डिक्लेयर की है एक पर्सन की। अगर आप सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इसके अलावा बिजनेस या कोई ओवरसीज डिक्लेयर नहीं की होगी तो यहाँ पे आपकी कोई अमाउंट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल इनकम डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने इस वाली वीडियो में आपको मल्टीपल इनकम बताया, तब यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ सकती है। अब आपने करना ये होता है कि यहाँ से इसका प्रीपेड PSID का बटन दबा के एक ID प्रिपेयर करनी होती है और उसको अपने जैज़ कैश या इजी पैसा के ज़रिए इसको पे करना होता है। इसके ऊपर भी मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देख के आप ये प्रिपेयर किस तरह से करेंगे, इसको जमा किस तरह से करवाएंगे और बाद में इस पेमेंट के सेक्शन पर जाके इसको इसके साथ अटैच किस तरह से करेंगे, ये सारा मेथड उस वीडियो में मौजूद है। आप इसको देख के यहाँ पर ये कर सकते हैं। और जब आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर देंगे, टैक्सेस डिक्लेयर कर देंगे, अपने वेल्थ स्टेटमेंट को यहाँ पे रिकनसाइल कर लेंगे और यहाँ पे नीचे 0 शो कर देंगे, तब आपकी टैक्स रिटर्न हो जाएगी कंप्लीट। तो इसके बाद आपने इसको एक दफ़ा कर लेना है सेव, ताकि आपका डाटा लॉस ना हो, और फिर यहाँ से आपने इसको कर देना है सबमिट। मेक श्योर अगर आपका एडमिटेड इनकम टैक्स बन रहा है तो उसको पे करके फिर इसको सबमिट करें, क्योंकि उससे पहले सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से एक सैलरी पर्सन, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अपनी टैक्स रिटर्न को और अपनी डिफरेंट इनकम्स को डिक्लेयर करता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ये है कि उस कोर्स को भी लाजमी लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक हेड को डिफरेंट सिनेरियो में रख के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपको सारे हेड कवर हो जाए। मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ पर्सनस के लिए, मल्टी पर्सनस के लिए या मल्टी सोर्स ऑफ इनकम के लिए सब कुछ उसमें कवर किया गया है। किसी बात की समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर डायरेक्ट आके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, लाजमी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।